नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सोशल वॉइस पर। मैं हूं योगेश कुमार। दोस्तों, 7 सितंबर 2022 यानी आज के दिन से कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। 12 राज्यों से होकर गुजरते हुए ये यात्रा 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारतीय राजनीति में कोई नेता पद यात्रा या फिर रथ यात्रा कर रहा हो। दरअसल राजनीति में इन यात्राओं का बड़ा महत्व है और ये यात्राएं जन समर्थन को हासिल करने का एक सटीक मंत्र रही हैं। तो क्या राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की बिगड़ती हुई सेहत में कुछ सुधार ला पाएगी? क्या इससे कांग्रेस के स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा और क्या कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई नई जान फूंक पाएगी ये यात्रा? दोस्तों, अगर हम इसके पहले की राजनीतिक यात्राओं का इतिहास उठा करके देखें तो भारत की राजनीति में जो राजनीतिक यात्रा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कही जाती है और जो भारत के इतिहास में दर्ज है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दांडी मार्च। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था और राजनीतिक यात्राओं की शक्ति से दुनिया को अवगत कराया था। तो 1990 की अगर बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की रथ यात्रा निकाली थी जिसमें उनके सारथी थे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस रथ यात्रा ने भारत में बीजेपी को स्थापित कर दिया। भारतीय राजनीति में बीजेपी कांग्रेस के बाद उस वक्त सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, दूसरी राजनीतिक ताकत। इससे राजनीतिक यात्राओं की शक्ति का एहसास हो सकता है, अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, जब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे उस वक्त बीजेपी के पास 85 सीटें हुआ करती थी और बीजेपी एक नया राजनीतिक दल था। लेकिन इस यात्रा के बाद उनकी सीटें बढ़ी और 120 हो गई। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था और जन समर्थन उन्हें काफ़ी मिला और बीजेपी एक शक्ति के रूप में भारतीय राजनीति में स्थापित हो गई। ये दो घटनाएं केवल बानगी भर हैं इन राजनीतिक यात्राओं की ताकत को दिखाने की। तो हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये राजनीतिक यात्राएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और जन समर्थन किस तरह से हासिल करती हैं। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या कोई फायदा पहुंचेगा और क्या कांग्रेस के लिए ये यात्रा संजीवनी साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमारा और आपका ये रिश्ता यूं ही बना रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें अपनी राय से अवगत भी कराएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि राहुल गांधी को इस विशेष भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा हो सकता है, कांग्रेस को क्या संजीवनी मिलेगी और इसके पहले की जो यात्राएं देश में हुई हैं, राजनीतिक यात्राएं, उन पर भी हम एक नज़र डालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 1930 की। हम लिए चलते हैं आपको साल 1930 में। इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं, आज़ादी से पहले का समय जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। आखिर महात्मा गांधी को यह दांडी मार्च क्यों करना पड़ा और इसके बाद उन्होंने जब नमक कानून तोड़ा तो उन्होंने क्या कहा? दोस्तों,
इस मशहूर, प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दांडी मार्च की अगुवाई की थी महात्मा गांधी ने। 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च शुरू हुआ और ये चला था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी और इसे पहुंचना था दांडी। दूरी तय करने में करीब 26 दिन लग गए थे। नमक पर लगे हुए टैक्स को मुद्दा बनाकर हर घर को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ना ही इस दांडी मार्च का मुख्य मकसद था। अगर उस वक्त के राजनीतिक हालात की हम बात करें तो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के बदले 1919 में लागू संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका भारी विरोध हुआ। 1928 में पुलिस की पिटाई से लाला लाजपत राय की मौत हो गई। ऐसे माहौल में आज़ादी के आंदोलन को तेज करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया। और इस यात्रा का क्या नतीजा हुआ, आखिर इस यात्रा की परिणति क्या हुई, ये देखना भी बेहद दिलचस्प है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इससे जो पहला फायदा पहुंचा था महात्मा गांधी को और आज़ादी के आंदोलन को, वो ये था कि बॉम्बे सॉल्ट एक्ट की धारा 39 को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इस दांडी मार्च में अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा जन समर्थन मिला और भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे जनता में एकजुटता आ गई और गांधी जी एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गए। तो वैसी स्थिति में अंग्रेज सरकार घबरा गई और उन्होंने बॉम्बे सॉल्ट एक्ट की धारा 39 को खत्म कर दिया, जो एक तरीके से अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। ये धारा क्या कहती थी, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो धारा थी 39, ये एक काले कानून की काली धारा थी, जो नमक बनाने के आरोपियों के घर में घुसकर उनकी तलाशी लेने की छूट देती थी, उन पर तमाम तरह के अत्याचार की छूट देती थी। दूसरा जो बड़ा फायदा इस आंदोलन के जरिए पहुंचा, वो ये था कि नमक बनाने पर 6 महीने की जेल और भारी जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन इस आंदोलन के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया और यह कानून खत्म हो गया। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी विजय इस कानून से जो हुई, इस यात्रा से, दांडी यात्रा से जो हुई, वो इस यात्रा की वजह से राजनीतिक यात्राओं का महत्व लोगों को समझ में आया और राजनीतिक यात्राओं को पॉलिटिकल टूल के रूप में आगे भी इस्तेमाल किया गया और आज़ादी की लड़ाई में कई यात्राएं इसके बाद हुई, छोटे और बड़े स्तर पर, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को काफ़ी बढ़ चढ़कर फायदा पहुंचाया। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट इस यात्रा के बारे में इतिहास की किताबों में दर्ज हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने यह कहा कि मैं नमक कानून तोड़ने के साथ ही उनका जो बयान था, जो उन्होंने बात कही थी, वो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गई। उन्होंने कहा, आज मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। तो ये यात्राएं, ये पॉलिटिकल यात्राएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि ये एक शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता की नींव तक हिला सकती हैं। तो ऐसे में आप इन यात्राओं के महत्व को समझ सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यात्राएं हल्के में नहीं ली जा सकती। तो जो लोग राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें एक बार इतिहास की किताबों को उठाकर उसके पहले की यात्राओं का इतिहास देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि राजनीतिक यात्राएं जनमानस को वाकई में उद्वेलित, आंदोलित कर देती हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्राओं की भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम बात करते हैं साउथ की। दक्षिण में भी ऐसी कई राजनीतिक यात्राएं हुई, नेताओं ने कई राजनीतिक यात्राएं की जो काफ़ी चर्चित हुई और दक्षिण भारत में राजनीति में और सत्ता में परिवर्तन के लिए वो एक टूल के रूप में इस्तेमाल हुई और उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया। लेकिन उसके पहले हम एक महत्वपूर्ण यात्रा, जो रथ यात्रा थी लाल कृष्ण आडवाणी की, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम एक नज़र डालेंगे साउथ की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्राओं पे। 1990 की बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे लौटते हैं और दशक साल 1990 में हम आते हैं। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा शुरू हुई थी और जिसकी अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी और इसके सारथी बने थे आज के आधुनिक भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इस यात्रा ने बीजेपी को स्थापित कर दिया देश की राजनीति में और इसके बाद बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी थी।
25 सितंबर 1990 का वो दिन था जब ये यात्रा शुरू हुई थी। ये यात्रा शुरू हुई थी सोमनाथ मंदिर से और इसे जाना था अयोध्या। 9 राज्यों से गुजरते हुए 10,000 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा ने तय की थी। लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए जब इस यात्रा की शुरुआत की तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये यात्रा भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास लिखने वाली है और भारतीय राजनीति में कई सूर्यों का उदय करने वाली है, क्योंकि उसके बाद राजनीति के क्षितिज पर बीजेपी के नेता सूर्य बनकर चमके थे और लालकृष्ण आडवाणी की ख्याति पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की तो पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया। इन जातियों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा के जरिए राम मंदिर के अभियान को तेज कर दिया और देश में शुरू हो गई मंडल बनाम कमंडल की राजनीति। उस वक्त के राजनीतिक हालातों पर अगर हम एक नजर डालें तो बोफोर्स घोटाला सामने आने के बाद 1990 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की हार हुई तो राजीव गांधी की सरकार में ही वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और विदेश मंत्री रहे वीपी सिंह की जनता दल ने लेफ्ट और बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। इधर विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करने की घोषणा कर दी। इस तरह मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हो गई। अब देखते हैं कि इस राजनीति का क्या नतीजा हुआ और इस यात्रा का क्या नतीजा हुआ। दरअसल इस यात्रा के 3 बड़े नतीजे देश की राजनीति में सामने आए। पहला नतीजा था बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वीपी सिंह ने रथ यात्रा की आलोचना की और विरोध में बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। यानी इस यात्रा ने देश की राजनीति में एक बहुत बड़े भूचाल को जन्म दे दिया और सत्ता की लड़ाई तेज हो गई, राजनीति में दो फाड़ हो गई और मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में कमंडल की राजनीति भारी पड़ गई। दोस्तों आगे अगर बढ़े हम, दूसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम इस यात्रा का हुआ वो क्या हुआ। दरअसल कार सेवक बिना आडवाणी के ही अयोध्या पहुंचे, जहां पुलिस ने उन पर गोली चला दी। तब मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और यहीं से हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति यूपी में कमजोर पड़ने लगी और बीजेपी देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। दोस्तों आखिर क्यों लालकृष्ण आडवाणी के बिना ही कार सेवक पहुंचे थे? क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो तीसरा बड़ा इसका परिणाम हुआ वो ये हुआ कि 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 120 यानी पिछली बार से 35 ज्यादा सीटें हासिल हुई थी। तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई और 1990 में रथ यात्रा के दौरान आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए डीसी ने, तत्कालीन तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने इनकार कर दिया था। वो डिप्टी कमिश्नर कौन थे और इसका क्या परिणाम हुआ, ये भी बेहद दिलचस्प किस्सा है। क्योंकि जब लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद राजनीति में एक तरह से भूचाल आया और उनके बिना ही कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे, यात्रा पूरी हुई थी। दरअसल 19 अक्टूबर को रथ यात्रा के बिहार में प्रवेश करते ही लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का आदेश उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू यादव ने धनबाद के डिप्टी कमिश्नर अफजल अमानुल्लाह को दे दिया था। लेकिन अफजल अमानुल्लाह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से डिप्टी कमिश्नर ने इनकार कर दिया, जिसके बाद 23 अक्टूबर को समस्तीपुर जिले के डीएम आर.के. सिंह ने उन्हें गिरफ्तार किया। दोस्तों ये वही आर.के. सिंह हैं जो आज बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। तो दोस्तों राजनीति में रथ यात्रा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई और इससे बीजेपी को काफी राजनीतिक लाभ पहुंचा और काफी जन समर्थन हासिल हुआ। बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में भी 2 ऐसी राजनीतिक यात्राएं हुई, इससे ज्यादा भी हुई हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्राओं का हम जिक्र कर लेते हैं जिन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाया। उनमें एक यात्रा थी एन.टी. रामाराव की, जिन्होंने दक्षिण की राजनीति में हलचल मचा दी थी। दोस्तों बात करें एन.टी. रामाराव की यात्रा की तो दक्षिण में एन.टी. रामाराव की अगुवाई में 1982 में चैतन्य रथम यात्रा शुरू हुई
29 मार्च 1982 को तेलुगु देशम पार्टी बनाने के बाद चैतन्यम रथ यात्रा की शुरुआत की गई। दूरी 75,000 किलोमीटर तय की गई और हैदराबाद से शुरू होकर यह यात्रा पूरे आंध्र प्रदेश में पहुंची। ये यात्रा क्यों शुरू हुई थी? दरअसल तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव ने राजनीति में खुद को लॉन्च किया, जिस पुरानी शेवरले गाड़ी पर बैठकर एनटी रामाराव ने यात्रा शुरू की, वो गाड़ी रोल मॉडल बन गई। उन्होंने 4 बार पूरे राज्य का चक्कर लगाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रामाराव का नाम भी शामिल हो गया। राजनीति में इस यात्रा का बेहद महत्व है दक्षिण की राजनीति में, क्योंकि एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। उस वक्त के राजनीतिक हालातों पर अगर एक नजर डालें तो 1972 से 1982 के बीच राज्य में 2 विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान 5 बार मुख्यमंत्री बदले और 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जनता एक मजबूत और स्थिर सरकार चाहती थी। इस यात्रा का नतीजा यह हुआ कि 9 महीने में ही उनकी पार्टी टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में आ गई। रामाराव को यात्रा से इतना अधिक जनसमर्थन मिला था कि जनवरी 1983 में हुए चुनाव में 294 में से रिकॉर्ड 199 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत हासिल हुई। तब से अब तक राज्य में 5 बार टीडीपी की सरकार बनी। दोस्तों, एक और आंध्रा की राजनीतिक यात्रा जिसने आंध्र प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन कर दिया, बड़ा बदलाव कर दिया, वो थी आंध्र प्रदेश में वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की अगुवाई में शुरू हुई। साल था 2004। यात्रा शुरू हुई चेवेल्ला शहर से। 11 जिलों से होकर यह यात्रा गुजरी और दूरी थी 1500 किलोमीटर। दरअसल सूखे की समस्या से परेशान आंध्र की जनता उस वक्त थी और इसी का फायदा उठाकर जनता को अपने साथ लेने के लिए वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने यह यात्रा निकाली थी। जो राजनीतिक हालात उस वक्त थे वो ये थे कि 10 साल से राज्य में टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी की सरकार होने की वजह से वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का माहौल था। सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी थी। इस यात्रा का नतीजा क्या हुआ? इस यात्रा का नतीजा ये हुआ कि यात्रा से रेड्डी को भरपूर जन समर्थन मिला और 2004 के विधानसभा चुनाव में 294 में से 294 में से 185 सीटों पर जीत के साथ उनकी सरकार बन गई। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उन्हें 94 सीट से ज़्यादा मिली थी, 94 सीट ज़्यादा मिली और टीडीपी के सामने खत्म होने की कगार पर पहुंची कांग्रेस एक बार फिर से जन समर्थन हासिल करके, संजीवनी हासिल करके जी उठी। यानी इस यात्रा के जरिए वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने अपने दम पर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को पुनः स्थापित कर दिया और वो बन गए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। यात्रा के दौरान एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ जिसने वहां के लोगों के दिल को छू लिया। यात्रा के दौरान राजशेखर रेड्डी को सरकारी काम में लगे मजदूरों ने उन्हें बताया कि उन्हें काम के बदले सिर्फ भोजन मिल रहा है। इससे राजशेखर रेड्डी काफ़ी भावुक हो गए, क्योंकि मजदूरों की इस दशा को देखकर वो काफ़ी दुखी हुए कि उन्हें काम के बदले सिर्फ भोजन मिल रहा है और पैसा नहीं मिल रहा। केवल 3 किलो चावल के लिए काम करते हुए बच्चों को भी उन्होंने देखा, जिसके बाद उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने ठेकेदार को डांटते हुए बच्चों से काम नहीं करने के लिए और न्यूनतम मजदूरी देने के लिए कहा। यह घटना आंध्र के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई। इस घटना की जब जानकारी अखबारों के जरिए और लोकल मीडिया के जरिए उन्हें मिली तो लोग वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के समर्थन में आ गए। उन्हें लगा कि यही एक नेता हैं जो उनका कुछ कल्याण कर सकते हैं और उनके लिए वो काफ़ी भावुक हो गए। इसके बाद भारी जन समर्थन वाई.एस. राजशेखर रेड्डी को मिला और आंध्र की सत्ता में वाई.एस. चंद्रशेखर रेड्डी की ताजपोशी हो गई और वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद आंध्र की ही राजनीति में 2017 में परिवर्तन को लाने वाली एक और यात्रा शुरू हुई। साल था 2017 और जो व्यक्ति इस यात्रा को शुरू कर रहा था वो था वाई.एस. राजशेखर रेड्डी का बेटा जगमोहन रेड्डी। जी हाँ, जब कांग्रेस ने वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद जगमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया तो जगमोहन रेड्डी ने यात्रा के जरिए, राजनीतिक यात्रा के जरिए बाजी पलट दी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। ये यात्रा थी प्रजा संकल्प यात्रा, जिसकी अगुवाई की थी जगमोहन रेड्डी ने। 6 नवंबर 2017 को ये यात्रा शुरू हुई आंध्र के कडप्पा जिले से
ये यात्रा चालू हुई और श्रीकाकुलम जिले तक ये यात्रा पहुंची। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जगमोहन रेड्डी ने इस यात्रा की, जिन्हें जगन के नाम से आंध्र प्रदेश में जाना जाता है, शुरुआत की थी। 430 दिनों में 13 जिलों के 125 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरी और 3648 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा ने तय की थी। लंबे समय से सत्ता में बने रहने वाली कांग्रेस और टीडीपी की सरकार से परेशान जनता से एक मौका देने की जब जगन ने अपील की तो इस युवा नेता को जनता ने पलकों पर बैठा लिया। राजनीतिक हालात की अगर बात करें तो 2009 में हेलीकॉप्टर क्रैश में पिता वायएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद कांग्रेस ने जगमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई। राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर जगमोहन ने यात्रा निकालने का फैसला किया था और इस यात्रा का नतीजा यह हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 25 में से 22 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस की जीत हुई। वहीं विधानसभा की 175 में से 152 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की और राज्य में सरकार बनाई और वाईएसआर के ये बड़े नेता बनकर उभरे जगन और बन गए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। जगमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई थी और टीडीपी और कांग्रेस की 10 साल की राजनीति से मुकाबला किया। वो जेल भी गए। 2019 में पिता के पद चिन्हों पर चलकर जो उन्होंने पदयात्रा निकाली, उस फार्मूले से उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली कि वो एक बड़े नेता बनकर उभरे। जनता वाईएसआर रेड्डी को देवदूत मानती थी। इस यात्रा में ने जगमोहन की उस छवि को एक बार फिर स्थापित कर दिया। तो कुल मिलाकर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजनीतिक यात्राओं ने इतिहास बनाने का काम किया है। तो अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। क्या ये यात्रा भी इतिहास बनाएगी और कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उभरेंगे राहुल गांधी? इस यात्रा के जरिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है अगर कांग्रेस इस यात्रा को सफल करवाने में कामयाब हो जाती है। तो राहुल के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई है 7 सितंबर, आज ही के दिन से 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई है और दूरी हुई है 150 दिनों में जो दूरी तय करनी है 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। 3500 किलोमीटर की दूरी को इस यात्रा को तय करना है। 150 दिनों में देश के 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर इस यात्रा को गुजरना है और 3500 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी। कांग्रेस पार्टी जन समर्थन हासिल करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये यात्रा कर रही है और जो कांग्रेस के जो 3 उद्देश्य हैं इस यात्रा के पीछे, बड़े उद्देश्य हैं, वो हैं केंद्र में एनडीए की सरकार के दौरान देश में बढ़ रही आर्थिक असमानता के खिलाफ लोगों को एकजुट करना। दूसरा, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर जो भेदभाव देश में बढ़ रहा है, जिसका आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी लगाते हैं, उसके खिलाफ जन समर्थन तैयार करना। और तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लोगों को एकजुट करना। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से सत्ता में लौट पाएगी कांग्रेस? क्या वाकई में ये यात्रा कांग्रेस की गिरती हुई राजनीतिक सेहत को ठीक कर पाएगी, उसमें सुधार कर पाएगी? सबसे बड़ी बात इस यात्रा की टाइमिंग को लेकर के है। दरअसल इस यात्रा की जो टाइमिंग है, इसी समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में लोगों की जो नज़र है वो यात्रा से ज़्यादा चुनाव पर रह सकती है। दूसरी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट तय किया गया है उसमें अगर हम बुलंदशहर को छोड़ दें तो 4 बड़े राज्यों बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल से न के बराबर होकर ये यात्रा गुजरेगी। बिहार से, झारखंड से, यूपी से और बंगाल से ये यात्रा नहीं गुजर रही है। पता नहीं कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इन महत्वपूर्ण राज्यों को क्यों दरकिनार कर दिया, क्योंकि भारत की राजनीति में ये कहावत मशहूर है कि सत्ता का रास्ता, दिल्ली का रास्ता बिहार, झारखंड और यूपी से होकर ही गुजरता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने इन राज्यों को, इन महत्वपूर्ण राज्यों को इस यात्रा में शामिल क्यों नहीं किया, ये वाकई में राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर रहा है, क्योंकि लोकसभा की 176 सीटें इन्हीं राज्यों से आती हैं। बात करें 2 दशकों की, तो 2 दशकों में जो राजनीतिक यात्राएं भौगोलिक क्षेत्र या राज्य स्तर पर सफल हुई हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में पूरे देश में पैदल यात्रा कितनी सफल होगी ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक की राजनीतिक यात्राओं का इतिहास जैसा कि हमने देखा वो काफ़ी सफल हुई है। लेकिन अभी ज़माना सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया के इस ज़माने में इस यात्रा को सफल करवाना
कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के दिग्गजों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, ये था कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो विश्लेषण, और इसी यात्रा के बहाने हमने इतिहास के पन्नों को भी टटोलने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर इतिहास के पन्नों में वो कौन कौन सी यात्राएं थी जिन्होंने राजनीति में बड़े परिवर्तन किए। लेकिन दोस्तों, राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी संभव है। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफर चुटकियों में तय हो जाता है। राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है, क्योंकि असली राजा लोकतंत्र में जनता है जो फैसला करती है कि किसे सत्ता में रहना है। तो सत्ता का जो फैसला है वो आपको करना है। असली राजा आप हैं, आपकी ताकत है वोट बैंक की ताकत है। राजनीतिक दलों का काम है कि वो जनता को रिझाने के लिए अपने राजनीतिक दांवपेच का इस्तेमाल करें, लेकिन जनता की राजनीतिक समझ ही ये तय करती है कि लोकतंत्र कितना परिपक्व होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो विश्लेषण को लेकर के। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।